अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, है कि नहीं। तो वहां पे हमने कुछ न्यूमेरिकल लिए थे जहां पे बॉडी ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों कर रही थी, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन जो आईआईटी में आ चुके हैं वो डिस्कस किए थे। अब जो लास्ट टॉपिक आता है रोटेशनल मोशन का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालो वहां पे रोलिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रोलिंग। अच्छा, अगर मान लो यहां पे एक डिस्क है, और जो भी डिस्क है, डिस्क इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। तो हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। अब मैंने क्या किया, मैंने डिस्क के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाया। अब बताओ, जैसे हम डिस्क के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो ये जो डिस्क रहती है वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट करती है। और अगर हम किसी पार्टिकल को नोटिस करें, अगर हम यहां पार्टिकल ए को देखें या फिर यहां पे हम पार्टिकल बी को देखें, पार्टिकल ए भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, पार्टिकल बी भी वहां पे क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो अगर ये डिस्क यहां पे हिंज्ड है और डिस्क के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो डिस्क के हर पार्टिकल की बात करें तो हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो जो भी मोशन होता है उसको हम प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां पे बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। अब हम रोटेशनल मोशन की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन की। तो अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं यहां पे कि ये ग्राउंड है, अब देखो रोलिंग का मतलब क्या है। अगर तुम्हारे पास यहां पे साइकिल का कोई व्हील है और मैं अगर बोल रहा हूं कि ये व्हील क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो रोल करने का मतलब होता है कि व्हील आगे भी जा रहा है और साथ में व्हील अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो रोलिंग का मतलब यह है कि व्हील आगे भी जा रहा है और साथ में व्हील सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अब कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो व्हील मूव करके यहां कहीं आ गया होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे सेंटर ऑफ मास की, अगर हम बात करें यहां पे सेंटर ऑफ मास की, तो रोटेशनल मोशन में क्या था, रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। लेकिन अगर हम रोलिंग की बात करेंगे तो वहां पे अगर सेंटर ऑफ मास की स्टडी करोगे तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा होगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहां पे मार्क कर दूं एक पार्टिकल ए को, और अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पार्टिकल ए का पाथ सर्कुलर है क्या, तो हम किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे है। अच्छा, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर पार्टिकल ए को देखेगा तो उसको पार्टिकल ए कुछ इस तरह से कर्व पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे किसके, पार्टिकल ए की, तो जो पार्टिकल ए रहा होगा वो यहां पे इस तरह से कर्व पाथ पे मूव कर रहा होगा। तो ध्यान रखना है, जब हम रोलिंग की बात करते हैं तो उस केस में सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता है, यानी सेंटर ऑफ मास का पाथ स्ट्रेट लाइन है, और बाकी जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी कर्व पाथ पे चल रहे होंगे, और इस कर्व पाथ को हम नाम देते हैं साइक्लॉइड। तो यहां पे जो कर्व फॉर्म हुआ है उस कर्व को वहां पे हम नाम देते हैं साइक्लॉइड। अच्छा, अब रोलिंग का रिजल्ट कैसे मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। रोलिंग में सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस
प्योर रोटेशनल मोशन। तो यहां पे लिखो प्योर रोटेशनल मोशन। तो ये ध्यान रखना है, अगर हम रोलिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार हम कंसीडर करेंगे बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार कंसीडर करेंगे हम बॉडी का प्योर रोटेशनल मोशन, और इन दोनों मोशन को अगर हम कंबाइंड करेंगे तब जाके हमें रोलिंग का वहां पे रिजल्ट मिल रहा होगा। तो यह चीज ध्यान रखना है कि रोलिंग का रिजल्ट कब मिलेगा। रोलिंग का रिजल्ट मिलेगा जब एक बार हम कंसीडर करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार हम कंसीडर करेंगे बॉडी का वहां पे प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, प्योर रोटेशनल मोशन किसके अबाउट? प्योर रोटेशनल मोशन होगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब यह भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में केवल रोलिंग की बात कर रहा है, अगर न्यूमेरिकल में कोई वर्ड यूज कर रहा है कि अ बॉडी इज रोलिंग, तो अगर केवल रोलिंग वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे हम पकड़ के चलेंगे प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में केवल रोलिंग वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब है प्योर रोलिंग पकड़नी है। अब प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि अगर व्हील ने 1 रिवोल्यूशन क्या किया है? कंप्लीट किया है। अगर व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास 2 पाई आर होना चाहिए। आर अगर इसका क्या है? रेडियस है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है एक्सीएम। देखो है कि नहीं वहां पे? तो एक्सीएम क्या है? एक्सीएम है वहां पे डिस्टेंस। एक्सीएम को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक्सीएम को हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट यहां पे निकल के आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा होगा। और अगर प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो प्योर रोलिंग में व्हील ने जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, अच्छा 1 रिवोल्यूशन हम कैसे नोटिस करेंगे? तो जो भी साइकिल का व्हील है उस पे कोई एक पॉइंट मार्क कर दो। भाई रोटेट तो हो नहीं रहा है, ये रोल कर रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है? तो क्या करेंगे, हमने व्हील पे कहीं पॉइंट ए मार्क कर दिया। अब जैसे ही पॉइंट ए इस पोजीशन पे आएगा, जैसे ही पॉइंट ए अगेन इस पोजीशन पे आएगा, तो हम बोलेंगे व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास वो कितना निकल के आ गया? वो निकल के आ गया 2 पाई आर। अच्छा, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सीएम को 2 पाई इंटू आर। देखो ऐसा लिख सकते हैं, जो भी एक्सीएम होगा, एक्सीएम को लिखो 2 पाई इंटू आर। अब बताओ 2 पाई क्या है? तो इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कहां बैठा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है। हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कहां बैठा है? सेंटर ऑफ मास पे बैठा है। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो हमें केवल व्हील रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए व्हील रोटेट भी कर रहा है, साथ में व्हील ट्रांसलेट भी कर रहा है। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाके बैठ जाएं तो हमें यह व्हील केवल रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। अब इसको समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो साइकिल चल रही है, और साइकिल में हम बैठे हुए हैं, और साइकिल में अगर हम बैठे हुए हैं और हम व्हील को देखते हैं केवल, तो व्हील हमें केवल वहां पे क्या होगा? रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। अब बताओ, जो ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठा है उसको पॉइंट ए यहां दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद इसको पॉइंट ए अगेन वहीं पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट ए है वो कितना एंगल टर्न कर गया? वो 360 डिग्री या 2 पाई एंगल टर्न कर गया।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पाई यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वहां पे। अच्छा, मान लो किसी टाइम पे पॉइंट ए यहां कहीं है और ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को कुछ टाइम बाद पॉइंट ए यहां कहीं दिखाई देता है, तो अब जो ऑब्जर्वर होगा ग्राउंड पे वो बोलेगा व्हील ने हाफ रिवोल्यूशन क्या किया है, कंप्लीट किया है। हाफ रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट किया होगा तो सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो पाया टर्न किया होगा वहां पे। अच्छा, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ के देखेंगे तो पॉइंट ए पहले यहां था, कुछ टाइम बाद पॉइंट ए यहां कहीं पहुंचा, तो इसने एंगल कितना टर्न किया, तो इसने यहां पे एंगल टर्न किया 2 पाई। पॉइंट ए पहले यहां पे था, पॉइंट ए यहां पे था, कुछ टाइम बाद इस ऑब्जर्वर को पॉइंट ए नीचे दिखाई दे रहा है, तो यह ऑब्जर्वर बोलेगा कि पॉइंट ए ने 180 डिग्री एंगल टर्न किया है। 180 का मतलब पाई रेडियन, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वहां पे। तो जब हम पाई की बात कर रहे हैं, 2 पाई की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, पॉइंट ए यहां पे था, कुछ टाइम बाद इस ऑब्जर्वर को पॉइंट ए यहां कहीं दिखाई दिया। पॉइंट ए यहां था, कुछ टाइम बाद इस ऑब्जर्वर को पॉइंट ए यहां कहीं दिखाई दिया और इसको दिखाई दिया कि पॉइंट ए कितना एंगल रोटेट कर गया है, थीटा रोटेट कर गया है। तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो ट्रेवल किया होगा आर इंटू थीटा। वहां पे देखो है कि नहीं है, जब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वो 2 पाई चलता है तो एक्सियम 2 पाई आर चलता है। जब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट 180 से रोटेट करता है तो सेंटर ऑफ मास पाई आर चलता है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जब वो थीटा से टर्न करेगा तो सेंटर ऑफ मास आर थीटा चल रहा होगा। अब ध्यान ना, ये एक्सियम जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और जब यहां पे हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है वहां पर। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके साथ, टाइम के साथ। अच्छा, टाइम के साथ अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx बाय dt किसके बराबर, r इंटू डी थीटा बाय dt। वहां पर जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय dt। r कांस्टेंट है थीटा का, वहां पे क्या हो गया, d थीटा बाय dt। अब dx बाय dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dx बाय dt रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। x वहां पे क्या है, x वहां पे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाय dt हो गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इक्वल्स टू r d थीटा बाय dt होता है ओमेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में सेंटर ऑफ मास, अगर व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो सेंटर ऑफ मास 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस 2 पाई आर से कम हुआ या फिर 2 पाई आर से ज्यादा ट्रेवल किया सेंटर ऑफ मास ने 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में, तो फिर वो केस होगा रोलिंग विथ स्लिपिंग का। समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा तो सेंटर ऑफ मास 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। ये रिजल्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर रोलिंग की। फिर देखो VCM यहां पे क्या है, VCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है और ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इस इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर से अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dVCM बाय dt, dVCM बाय dt किसके बराबर, r d ओमेगा बाय dt के।
v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dt किसके बराबर, r d ओमेगा बाई टी, और dv बाय dt का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो देगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन acm इक्वल्स टू r d ओमेगा बाई dt। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट प्योर रोलिंग में एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा acm इक्वल्स टू r अल्फा। समझ में? तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर कोई व्हील, अगर हमारे पास कोई व्हील है और ये व्हील वहां पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर vcm है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो vcm इक्वल्स टू r ओमेगा, ये रिजल्ट प्योर रोलिंग में क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा यहां पे। सिमिलरली acm इक्वल्स टू r अल्फा, ये रिजल्ट भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बस ध्यान रखना है acm ग्राउंड फ्रेम में, अल्फा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने तुमसे बोला कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r डिस्टेंस वहां पे ट्रेवल करेगा वहां पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो केस होता है रोलिंग विथ स्लिपिंग का। अब जैसे दो केस होते हैं, कई बार ऐसा देखा होगा कि वाटर लॉक्ड एरिया है, वाटर लॉक्ड एरिया है या फिर सैंड की बात कर रहे हैं, वाटर लॉक्ड एरिया है या फिर सैंड है, और सैंड में हमारी कोई कार खड़ी हुई है, यहां पे हमने कोई पॉइंट ए क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब बताओ, जैसे ही हम कार को या साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो यह आगे जाने की कोशिश करता है, कुछ टाइम बाद यह व्हील यहां कहीं पहुंच जाता है, कुछ टाइम बाद हो सकता है व्हील का पॉइंट ए वापस यहां कहीं आ जाए। लेकिन ऑब्जर्व करना, जब वाटर लॉक्ड एरिया में हम कार को स्टार्ट करते हैं और व्हील ने अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो उस केस में ऑब्जर्व करना, व्हील जो रहता है बेसिकली वही रोटेट करता रहता है, कार बहुत कम आगे जाती है। तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास 2 पाई r से कम होता है। और जब ऐसा केस होता है तो ध्यान रखना, सैंड का जो पार्टिकल रहता है या जो कीचड़ का पार्टिकल रहता है वो पीछे की ओर जाता है, और पीछे की ओर जा रहा है तो ये केस होता है रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग का। अच्छा, दूसरा केस ये भी होता है कि मान लो रोड है और रोड पे ऑयल गिर गया है, हमारे पास रोड है, रोड पे ऑयल गिर गया है, या फिर रोड हमारी क्या है, वेट है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वेट रोड की। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वेट रोड की। अब जो भी वेट रोड होगी उस पे सडनली हमने क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया। जो भी ये व्हील है, ये व्हील वहां पे क्या कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो ये व्हील वहां पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। जो भी व्हील है, ये व्हील वहां पे क्या कर रहा है, ये व्हील वहां पे रोल कर रहा है। लेकिन व्हील पे हमने सडनली ब्रेक लगा दिया। अब कुछ टाइम बाद पॉइंट ए वापस मूव करके वहीं पे आएगा, तो हम बोलेंगे इसने 1 रिवोल्यूशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया होगा सेंटर ऑफ मास ने, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया होगा सेंटर ऑफ मास ने, वो डिस्टेंस 2 पाई r से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वेट रोड पे जब भी हम सडनली ब्रेक मारेंगे, वेट रोड पे जब भी हम सडनली ब्रेक मारेंगे तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई r से ज्यादा होता है। और वहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो टायर का जो पॉइंट रहता है वो आगे की ओर जाता है। तो ये केस होता है रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग का, और ये केस होता है रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग का। लेकिन हम रोलिंग विथ स्लिपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन विल बी 2 पाई r।
VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, ACM इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रिजल्ट हमारे वहां पे क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे वहां पे। लेकिन VCM ग्राउंड फ्रेम पे है और ओमेगा वहां पे क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे है वहां पे। फिर देखो अच्छा, इसमें एक चीज और देखो यार, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रोलिंग हमारी ग्राउंड पे हो रही हो, कोई जरूरी नहीं है कि रोलिंग हमारी क्या हो, ग्राउंड पे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक प्लैंक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर यहां कहीं स्फेयर पड़ा हुआ है, प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर यहां कहीं हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है। प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर यहां पे हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है, प्लैंक को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो बॉल है, ये बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है। अब ध्यान है, ये बॉल किस पे रोल कर रही है, बॉल ग्राउंड पे रोल नहीं कर रही है, ये बॉल रोल कर रही है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो कहां पे है, प्लैंक पे है। तो यहां पे बॉल ग्राउंड पे नहीं रोल कर रही, यहां पे बॉल रोल कर रही है प्लैंक पे। तो प्लैंक वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि यहां पे अगर कोई पॉइंट ए है, कुछ टाइम बाद पॉइंट ए फिर से यहां कहीं आ गया, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। अब यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है, यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है सेंटर ऑफ मास ने, ये ऑब्जर्वर के लिए XCM 2πr के बराबर होगा। यहां पे अगर हम बोल रहे हैं कि व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, और व्हील किस पे रोल कर रहा है, प्लैंक पे रोल कर रहा है, तो प्लैंक वाले ऑब्जर्वर के लिए जब पॉइंट ए वापस यहां पे आएगा, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास 2πr चल चुका है। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करने पे VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा और ACM इक्वल्स टू आर अल्फा, ये वाला ऑब्जर्वर अप्लाई कर पाएगा। अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है और ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इन फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करता है, तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि रोलिंग हमेशा ग्राउंड पे हो, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे रोलिंग किसी मूविंग सरफेस पे हो रहा होगा। तो अगर मूविंग सरफेस पे रोलिंग हो रही है, तो VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, ACM इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग सरफेस। तो यहां पे इसको लिखो, वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग सरफेस, ये रिजल्ट वहां पे हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो हमारे पास यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये इंक्लाइंड प्लेन वहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन को हमने क्या किया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर हमने एक बॉल को लाके छोड़ा, और अब मैं बोल रहा हूं कि ये बॉल वहां पे क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो बॉल यहां पे अगर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये बॉल रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू वेज। कुछ टाइम बाद यहां कहीं बॉल आ गई, तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट ए है और ये तुम्हारा पॉइंट ए है यहां पे। अच्छा, पॉइंट ए यहां पे है, कुछ टाइम बाद पॉइंट ए वापस यहां पे आ गया। तो जो ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, इस वेज पे बैठा है, ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि व्हील ने अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तो उस केस में
डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2 पाई आर। तो जो ऑब्जर्वर वेज पे होगा वो VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा और ACM इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रिजल्ट अप्लाई कर पाएगा। तो जिस सरफेस पे बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी उस सरफेस के रेस्पेक्ट में VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा और ACM इक्वल्स टू आर अल्फा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है इतना। फिर देखो, अब मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई व्हील है, अगर हमारे पास कोई व्हील है और ये व्हील प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, अगर हमारे पास कोई व्हील है और ये व्हील वहां पे क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी VCM रहेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगी, और रिजल्ट वहां पे क्या एप्लीकेबल था, रिजल्ट एप्लीकेबल था VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर वहां पे रेडियस था। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है रोलिंग का रिजल्ट कब मिलता है, रोलिंग का रिजल्ट मिलता है जब इन दोनों मोशन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अच्छा, एक बार कंसिडर करो व्हील का ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये तुम्हारा व्हील है, अगर ये व्हील ट्रांसलेट करेगा, अगर ये व्हील तुम्हारा केवल क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा वहां पे। अगर ये व्हील यहां पे क्या कर रहा है, केवल ट्रांसलेट कर रहा है, तब तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहां पे सेम होता है। हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, इसका मतलब है कि जितने भी पार्टिकल हैं सबकी वेलोसिटी v होगी। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब बॉडी का मोशन केवल ट्रांसलेशनल होता है। प्लस, तो एक बार व्हील का ट्रांसलेशनल मोशन है, दूसरी बार कंसिडर करना है व्हील का रोटेशनल मोशन। किसके अबाउट रोटेशनल मोशन हमें कंसिडर करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन लो और दूसरी बार लो वहां पे रोटेशनल मोशन। तो अगले स्टेप में हमें इमेजिन करना है कि ये जो भी व्हील है ये केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब ये केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा, तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन है और एक बार रोटेशनल मोशन है, इन दोनों के रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं तो हमें रोलिंग का रिजल्ट मिलता है वहां पे। अच्छा, अब ध्यान रखना है, अगर मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है रोलिंग के केस में, या मुझे किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इन्हीं दोनों रिजल्ट को वहां पे क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे वहां पे। अच्छा, कंबाइन कैसे करोगे, यहां बताओ सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, यहां पे सेंटर की वेलोसिटी VCM है, यहां पे सेंटर की वेलोसिटी 0, यहां पे सेंटर की वेलोसिटी, तो यहां पे हर पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, तो v प्लस 0 वहां पे VCM दे रहा है, इसका मतलब है v VCM के बराबर है। तो इन सब वेलोसिटी को अगले स्टेप में अब VCM लिख दो। अच्छा, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आओ जरा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाओगे तो यहां पे वेलोसिटी आगे की ओर कितनी, VCM, यहां पे वेलोसिटी R ओमेगा आगे की ओर। बताओ दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है,
तो अगर यहां पे कोई पॉइंट ए है तो जो पॉइंट ए रहेगा बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी हो जाएगी VCM प्लस आर ओमेगा। आर ओमेगा VCM के बराबर है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ VCM। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है? अगर कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो टॉप मोस्ट जो पॉइंट रहेगा उसकी वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ VCM होगी। क्लियर? इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब आ जाओ जरा लोअर मोस्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट बी है, ये ए था, अच्छा बी पॉइंट की अगर बात करें तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे मिलेगी? ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी आगे की ओर, रोटेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी आर ओमेगा पीछे की ओर, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो वेलोसिटी हो जाएगी VCM माइनस आर ओमेगा। VCM आर ओमेगा के बराबर है, तो ये वैल्यू 0। इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? जो भी लोअर मोस्ट पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा वो रहेगा एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रोलिंग सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वहां पे प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई है? अगर कोई बॉडी वहां पे प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी वहां पे क्या कर रही है? प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, तो मैंने क्या बोला है वहां पे? जब अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो जो भी लोअर मोस्ट पॉइंट रहेगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस जिस पे वो रोलिंग परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हमने केस कंसिडर किया था कि वहां प्लैंक था, प्लैंक के ऊपर ये रोल कर रहा था, तो जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है, जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा है? रेस्ट में। अच्छा, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा ये पॉइंट ए है, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा पॉइंट ए की वेलोसिटी 0, किसी टाइम पे प्लैंक की वेलोसिटी v, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि पॉइंट ए की वेलोसिटी प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होगी। पॉइंट ए अगर प्लैंक पे मूव नहीं कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी प्लैंक की होगी, बताओ उतनी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे पॉइंट ए की होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उस इंस्टेंट पे पॉइंट ए रुक गया है। तो ये ध्यान रखना है, लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी प्लैंक की होगी वही वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी? इस स्फेरिकल बॉल के लोअर मोस्ट पॉइंट की होगी वहां पे। तो जो भी लोअर मोस्ट पॉइंट रहता है वो रेस्ट में रहता है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। फिर देखो, अगर हम बात करें यहां पे कोई पॉइंट डी की, यहां पे एक पॉइंट लो डी। अच्छा, डी पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण VCM, रोटेशनल मोशन के कारण आर ओमेगा। अब जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो डी पॉइंट की वेलोसिटी, अच्छा आर ओमेगा किसके बराबर होता है? VCM के बराबर होता है, तो डी पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे √2 VCM। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो, √(a² + b²), तो ये हो जाएगा वहां पे कितना? √2 VCM। तो जो डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट की वेलोसिटी होगी वहां पे कितनी? √2 VCM। अच्छा, ये कितने एंगल पे आ रहा है? तो ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये वेलोसिटी आ रही है कितने एंगल पे? एट एन एंगल 45 डिग्री, क्योंकि ये भी VCM है, ये भी VCM है। तो जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी यहां पे वो होगी √2 VCM, और कितने एंगल पे? तो इस तरह से हम किसी पॉइंट की वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे।
सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, अगर मुझे वहां पे क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, किसका, मान लो ए पॉइंट का। अगर देखो मुझे ए पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या क्या हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो ACM, रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो एक एक्सेलरेशन पॉसिबल है R ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा पॉसिबल है इस डायरेक्शन में AT इक्वल्स टू R। अब इन तीनों एक्सेलरेशन को ऐड करोगे तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा, डी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ACM, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल नीचे की ओर, टेंजेंशियल। तो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ACM आएगा, रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो वहां पे दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक पॉसिबल है सेंट्रीपिटल, दूसरा टेंजेंशियल। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो वहां से हमें डी पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बताओ इतना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वहां पे? फिर देखो, अच्छा एक क्वेश्चन लो जरा, जहां पे हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखो जरा, फिर हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वहां पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी कोई व्हील प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो होगा क्या, जिस टाइम पे व्हील ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब कभी ऐसा करके देखना, क्या करने की बोल रहा हूं, मान लो साइकिल का व्हील है, मान लो साइकिल है, साइकिल का व्हील आगे की ओर जा रहा है। अब तुम क्या करो, उस व्हील की फोटोग्राफ लो किसी टाइम पे, साइकिल है, साइकिल आगे जा रही है, साइकिल के व्हील का तुम फोटोग्राफ लो। जब फोटोग्राफ लोगे ना तो तुम्हें यहां पे जो स्पोक्स रहेंगे वो दूर दूर दिखाई देंगे, नहीं ऊपर जो रहेगा, अगर साइकिल चल रही है और साइकिल के व्हील की हम फोटोग्राफ ले रहे हैं तो ऊपर के जो स्पोक्स रहेंगे वो पास पास दिखाई देंगे तुम्हें, लेकिन जो नीचे के स्पोक्स रहेंगे उसमें बहुत ज्यादा गैप दिखाई देगा। और ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देखो जब पार्टिकल ए पे था उसके पास वेलोसिटी 2 VCM थी, जब ये पार्टिकल मूव करके डी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी √2 VCM हो गई, यानी कम हो रही है। जैसे ये ग्राउंड को टच करता है इसकी वेलोसिटी 0 आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट ए है, ऐसा समझो ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए ऐसा जा रहा है, जब ये पॉइंट ए नीचे की ओर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जिस टाइम पे ये टच करेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर उसके बाद फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन किसी टाइम पे अगर ये पॉइंट टच कर रहा है और टच करते वक्त ये पीछे चला जाए तो स्लिपिंग हो जाएगी, टच करते वक्त आगे चला जाए तो स्लिपिंग हो जाएगी। लेकिन जिस टाइम पे ये पार्टिकल टच कर रहा है उस टाइम पे अगर ये रुक गया, हमेशा रुका नहीं रहेगा, जिस टाइम पे टच करेगा रुकेगा, उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट कर देगा, फिर टच करेगा रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टच करेगा रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो हमारी प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी है वहां पे। अच्छा, अब मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक व्हील है, और ये व्हील रोल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v दी है। तो हमारे पास एक व्हील है, ये व्हील रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, v की वैल्यू दी हुई है वहां पे 3 मीटर पर सेकेंड, इसका रेडियस दिया है वहां पे 300 mm। तो हमारे पास एक व्हील है जो रोल कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी है 3, रेडियस 300 mm है, और अगर ये रोल कर रहा है तो उस टाइम पे इसके पास ओमेगा भी रहा होगा, और रिजल्ट क्या यूज करोगे, v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा 3/300। यूनिट ऐसे लिखे रहने दो वहां पे, अभी मीटर पर सेकेंड अपॉन मिलीमीटर। देखो ये ओमेगा है कि नहीं है वहां पे।
अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, यहां पे कहीं एक पार्टिकल ए है, इस पार्टिकल को ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देख रहा है। ग्राउंड पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, ये ऑब्जर्वर पार्टिकल ए को देख रहा है। किसी टाइम पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अच्छा, ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। आर की वैल्यू वहां पे दी हुई है 200 mm। तो ये जो भी व्हील है, ये व्हील रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम किसी टाइम पे पॉइंट ए को देख रहे हैं, पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे, 200 mm पे है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, एट एन एंगल 30 डिग्री। बताना है पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये व्हील रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमें बताना है कि जो पॉइंट ए है उसकी स्पीड क्या होगी। तो अभी मैंने तुमसे क्या बोला, अगर मुझे किसी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार रोटेशनल मोशन। तो जब ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो वेलोसिटी v होगी, और जब रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो वेलोसिटी r ओमेगा होगी, और ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग रहेगी। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू दी हुई है 3। अब r ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो r है 200, ओमेगा तो बताओ ये 2, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मिलीमीटर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी वहां पे। अच्छा, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, बताओ उनके बीच में एंगल कितना है वहां पे। तो एंगल अगर चेक करोगे तो ये 30, ये 30, ये टेंजेंट के अलोंग है, तो चेक करो ये एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है वहां पर। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा वहां पे 2ab इंटू कॉस 60। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 + 4 13, cos 60 1/2, 3 × 2 6। तो जो भी a रहेगा, a की वेलोसिटी हो जाएगी √19 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं यहां पे। तो इस तरह से हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन के कारण v, रोटेशनल मोशन के कारण r ओमेगा, जो वेलोसिटी रहेगी वो टेंजेंट के अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल मिल गया 60 डिग्री। दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, एंगल मालूम है, तो यहां से हमें मिल गया पॉइंट ए की वेलोसिटी। तो इस तरह से हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वहां पे। फिर देखो, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो देखो वहां पे। जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं, तो जब लोअर मोस्ट पॉइंट, जब भी कोई पार्टिकल ग्राउंड को टच करता है या जब भी कोई पार्टिकल उस सरफेस को टच करता है जिस पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो जिस टाइम पे वो टच करता है ये लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। अब बताओ, जिस टाइम पे वो टच कर रहा है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, इसका मतलब है कि लोअर मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो, जिस टाइम पे पॉइंट बी टच कर रहा है, अगर ऐसे आगे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट आगे, ऐसे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट पीछे, लेकिन टच कर रहा है रुक गया,
तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो ध्यान, अगर फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा। तो जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं, अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो फ्रिक्शन वहां पे स्टैटिक होगा। और ध्यान रखना, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, एफएल होता है, और एफएल की वैल्यू वहां पे थी म्यू एस इंटू एन। तो ध्यान है, जो भी फ्रिक्शन डेवलप होगा वो स्टैटिक होगा, और कुछ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे यही प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वहां पे। फिर देखो, फ्रिक्शन स्टैटिक है, कोई जो ही नहीं फ्रिक्शन डेवलप होगा, अगर फ्रिक्शन डेवलप हुआ तो उसका नेचर स्टैटिक है। लेकिन बताओ, फ्रिक्शन का कोई वर्क होगा क्या? जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ध्यान रखना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है। किसमें? इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो लिख लो वहां पे, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। अच्छा, फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है तो इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कंजर्व होगी। तो यहां पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। जो भी मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम यहां पे कंजर्व कराएंगे। अच्छा, अब जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण भी होगी और रोटेशनल के कारण भी होगी। तो जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो वहां पे दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन के कारण हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो वहां पे हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि प्योर रोलिंग के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो, और जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी किसके कारण, रोटेशनल मोशन के कारण वहां पे। अब देखो वहां पे अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं यहां पे कि मान लो इस तरह का एक कर्व्ड है, इस तरह का एक कर्व सरफेस है, और यहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को लाके क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मेरा डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। इस पोजीशन पे लाके हम डिस्क को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये हाइट है h। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे हम डिस्क को रिलीज करते हैं ये डिस्क रोलिंग परफॉर्म करती है, और कुछ टाइम बाद ये रोल करते हुए व्हील नीचे आ जाता है। उस टाइम पे इसके पास v भी होगा, साथ में ओमेगा भी होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये डिस्क रोल करते हुए नीचे आ जाती है तो बताना है v वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से ये डिस्क ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो हमें क्या मालूम है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो ग्राउंड को रेफरेंस मानो, ग्राउंड को अगर रेफरेंस मानोगे तो इनिशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो। फाइनली अगर देखोगे तो इसकी हाइट r, तो पोटेंशियल एनर्जी mgr, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर, v मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
देखो है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। ये प्योर रोल कर रहा है और प्योर रोल कर रहा है तो VCM इक्वल्स टू R ओमेगा एप्लीकेबल होगा। दोनों को इक्वेट कर दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी वहां पे। तो इतनी वेलोसिटी से रोल करते हुए ये डिस्क कहां पहुंचेगी, ग्राउंड पे पहुंचेगी वहां पे। क्लियर? तो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वहां पे हमारी क्या होगी, कंजर्व होगी। जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस क्या हो गया, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। फिर देखो वहां पे, अब ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो हर बुक और हर मॉड्यूल में दिया रहता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है, ये हो गया ग्राउंड, इसका रेडियस R, तो यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है, यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है और ये फिक्स्ड है। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को लाके छोड़ रहे हैं। और ध्यान ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने वर्क और एनर्जी में भी किया था, लेकिन वहां पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे सरफेस मेरा वहां पे क्या था, फ्रिक्शनलेस होता था। लेकिन यहां पे हम जिस सरफेस की बात करने जा रहे हैं वो सरफेस यहां पे रफ है। इसका मतलब है जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ नीचे जा रहा है, यानी किसी टाइम पे अगर देखोगे तो इसके पास VCM होगा, साथ में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगी। अब मान लो किसी टाइम पे इसने कितना एंगल टर्न कर लिया, थीटा। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, अब देखो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट मेरा रिंग है और उसका मास m है, रेडियस कितना है, r। जैसे हमने रिंग को छोड़ा, रिंग रोल करते हुए नीचे आ रही है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी रिंग है वो यहां पे रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। अब हमेशा रिंग तो स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, कुछ टाइम बाद ये जो रिंग रहेगी वो कांटेक्ट वहां पे क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने एंगल पे रिंग कांटेक्ट छोड़ेगी। जब कांटेक्ट छोड़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो ध्यान रखना है, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होता तो वहां पे केवल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण होती, रोलिंग होती नहीं। तो वहां पे जो एंगल आता वो आता cos थीटा इक्वल्स टू 2/3। फिर तो ऑब्जेक्ट कोई सा भी लेते हैं, एंगल वही होता। लेकिन जब बॉडी रोल करती है तो यहां पे ये एनर्जी आ जाती है और ये सबके लिए अलग अलग है। ICM सबके लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि जो एंगल रहेगा, एंगल भी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है तो बताओ, सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे चल रहा है, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो सबसे पहले सर्कुलर पाथ की इक्वेशन लिखो। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो यहां पे तुम शो करोगे नॉर्मल n, दूसरा यहां पे शो करोगे m इंटू जी, तीसरा शो करोगे फ्रिक्शन जो कि टेंजेंट के अलोंग रहेगा। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा। mg का जो कंपोनेंट रहेगा वो होगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा। एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द टेंजेंट।
अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी वहां पे mg cos थीटा माइनस एन, mg cos थीटा माइनस एन किसके बराबर, एम VCM स्क्वायर अपॉन r प्लस आर। ध्यान, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास r प्लस आर के रेडियस पे चल रहा है। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस स्मॉल r। तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो पहली इक्वेशन mg cos थीटा माइनस एन इक्वल्स टू इतना, जिस टाइम पे वो कांटेक्ट लूज करेगा n की वैल्यू 0 कर दो, VCM हो जाएगा अंडर रूट जी r प्लस आर इंटू कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, अभी तक बॉडी प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो एनर्जी कंजर्व होगी, इसको रेफरेंस मान लो जरा। अब क्या लिखोगे, इनिशियल एनर्जी लिखोगे mg r प्लस आर। बाद में अगर देखोगे तो रिजल्ट आएगा mg r प्लस आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा। साथ में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण हाफ m VCM स्क्वायर, रोटेशनल मोशन के कारण हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। अगले स्टेप में हम टर्म को सेपरेट आउट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा mg r प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा हाफ m VCM का स्क्वायर, तो g r प्लस आर कॉस थीटा, साथ में आ जाएगा हाफ ICM। रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग का ICM होता है mr स्क्वायर, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर। ओमेगा की जगह, अब ध्यान, आप प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट रिजल्ट ये भी एप्लीकेबल होगा, VCM इक्वल्स टू r ओमेगा। r वहां पे रेडियस होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। तो अगले स्टेप में जो ओमेगा रहेगा वो हो जाएगा VCM बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अब रिजल्ट क्या बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है mg r प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा, वहां पे हो जाएगा mg r प्लस आर कॉस थीटा बाय 2 प्लस m VCM की जगह पुट करोगे तो g बताओ अगले स्टेप में क्या होगा, mg ये सब टर्म कैंसिल आउट होगी, रिजल्ट होगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 बाय 2 कॉस थीटा, 1 बाय 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा आ गया 1 बाय 2। एक बार चेक कर लेना सही किया है कि नहीं किया है वहां पर। 1 माइनस कॉस थीटा हाफ ICM हो गया mr स्क्वायर हाफ ऑफ, ठीक है। तो कॉस थीटा हो गया 1 बाय 2। इसका मतलब है कि 60 डिग्री का जब एंगल आएगा तब रिंग कांटेक्ट छोड़ेगी। अच्छा, उस टाइम पे VCM कितना हो जाएगा, तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी अंडर रूट जी r प्लस आर बाय 2। कॉस थीटा हो गया 1 बाय 2, तो VCM इतना आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा तो हो जाएगा VCM बाय आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाय 2 आर प्लस आर, और आर अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर। VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा हो गया वहां पे क्या, VCM बाय आर। देखो है कि नहीं यहां पे, तो ये इसकी वहां पे एंगुलर वेलोसिटी रही होगी वहां पे। अच्छा, अब जैसे ये कांटेक्ट लूज करेगा उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। ये VCM ओमेगा कब है, ये VCM ओमेगा है जिस टाइम पे उसने कांटेक्ट लूज किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी।
अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईआईटी में। कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लो वहां पे। केवल देखो, जिस टाइम पे ये कांटेक्ट छोड़ता है तो उस टाइम पे ये वीसीएम है, ये ओमेगा है। ओमेगा किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। बताओ, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ जाएं तो फोर्स केवल कौन सा दिख रहा है? बताओ, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या सेंटर ऑफ मास पे? इसका मतलब ये हुआ, देखो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, देखो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाके देखेंगे तो वहां पे mg का कोई टॉर्क बनेगा क्या? सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाके देखोगे नेट टॉर्क 0 रहेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कैसा फ्रेम है? सेंटर ऑफ मास एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नहीं? तो वहां पे हम सीडो फोर्स भी लगा देंगे। अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाके देख रहे हैं तो mg फोर्स तो कहां लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। और फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है तो वहां पे सीडो फोर्स भी लगा दो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फोर्स आएगा वो सेंटर ऑफ मास बनेगा, उसका टॉर्क 0। और टॉर्क अगर 0 होगा तो अल्फा 0 तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ टाइम बाद जब ये हिट करेगा तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो केवल ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट लूज करेगा तो उसके बाद ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा। यहां पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में बाकी फोर्सेस शो नहीं किए हैं क्योंकि ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है, और अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठे हैं तो वहां पे हम सीडो फोर्स लगाएंगे, लेकिन उसका टॉर्क भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे दिए हैं मॉड्यूल में भी और बुक में भी, और वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो एंगल पूछता है। अब बताओ, डिस्क होती तो क्या चेंज होता है? डिस्क होती तो केवल ये चेंज आता कि जो mr² है वो होता है mr²/2। सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 रखते, हॉलो होता तो 2/3 होता। तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान ना, रोलिंग का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एटलीस्ट हमें 3 लेक्चर लगते हैं कंप्लीट करने में, 3 से 4। तो अभी मैंने केवल 1 लेक्चर लिया है और इस लेक्चर में मैंने रोलिंग की बेसिक प्रॉपर्टीज वहां पे क्या करी है? डिस्कस करी है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलो कि एटलीस्ट वहां पे हम 4 लेक्चर रोलिंग के रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यहां पे रोलिंग का टॉपिक जो है वो थोड़ा टफ है, समझने में दिक्कत आती है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम आईआईटी की बात करें तो आईआईटी में हर साल, इनफैक्ट हर साल रोलिंग से क्वेश्चन आता है, और कई बार तुम देखोगे 5-5, या तुम ये देखोगे कि कंप्रेहेंशन तक आ चुका है, जहां पे 15 मार्क्स का क्या होता है, ये 12 मार्क्स का वहां पे क्वेश्चन आ जाता है वहां पे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अभी इसकी थ्योरी पढ़ के देखनी है जितनी मैंने एक्सप्लेन कर रही है, और इस तरह का जो क्वेश्चन है एनर्जी वाला उसको सॉल्व करके देखना है। अगली क्लास में हम इसी को वहां पे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।